हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं यूपीएससी का मेंस जीएस पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को तो कवर करेंगे ही करेंगे, इसके साथ प्रॉपर बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट में सिलेबस वाइज यहाँ पे बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में किस पैटर्न में किसके बेसिस में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटेल क्लास होगा, क्योंकि देखो सबको पता है कि अगर किसी चीज को पढ़ना है, ठीक है, तो उसको पढ़ने के पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका सिंपल से जो आंसर दिए जाते हैं वो है इसका सिलेबस। सिलेबस के थ्रू हर एक चीज यहाँ पे पता लग जाते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में आज कंप्लीट मेंस के सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। कंप्लीट यहाँ पे डिकोडिंग क्लास होगा, किस तरीके से जो है मेंस में सिलेबस दिया उसको कवर करेंगे। एज यूजल जो है क्लासेस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम जर्नी से रिलेटेड, एग्जाम जितना भी यहाँ पे कवर कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम से रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टू द पॉइंट सीधा स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 2 को, मेंस का कंप्लीट डिटेल के साथ इसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे कवर करना बहुत जरूरी है कि देखो जीएस में सबसे पहले क्या पूछे जाते हैं, मेंस में क्या पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे इसका नाम ही पहले से बता दिया जाता है कि ये जर्नल स्टडीज है। जर्नल स्टडीज है, इसका मतलब क्या है कि अपने को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझना, अपने को जो है जर्नल स्टडीज पढ़ना है, जर्नल लेवल में पढ़ना है, इतना पीएचडी में नहीं जाना है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो इस सिलेबस में जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में कुछ टॉपिक्स है, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला जहां से क्वेश्चन आता है वो है गवर्नेंस से रिलेटेड। अब ये जो गवर्नेंस से रिलेटेड है इसको कैसे प्रिपेयर करना है आगे डिस्कस करते हैं, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सेम जो है सेकेंड कवर करने वाले वो है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, थर्ड जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो है पॉलिटी को कवर करेंगे। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है सोशल जस्टिस, और उसके बाद फिफ्थ जो आएगा वो है इंटरनेशनल रिलेशन। तो टोटल ये 5 टॉपिक है, इस 5 टॉपिक में इसको पूरे को डिवाइड किए गए। यूजुअली क्या होता है कि जो पॉलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक ही साथ हम लोग मर्ज कर देते हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि गवर्नेंस को भी इसी के साथ मर्ज करते हैं। लेकिन देखो इन सब का बेसिक्स जब डेफिनेशन में जाओगे तो इन सब का मीनिंग अलग होता है। गवर्नेंस मतलब किस तरीके से गवर्न किए जा रहे हैं वो उसका मीनिंग होता है। पॉलिटी का मतलब नॉर्मली जो थ्योरी के पढ़ते हैं ना, एम लक्ष्मीकांत हो गया, जो बुक को रिफर करते हैं वो पॉलिटी होता है, वो गवर्नेंस सुनना होता है। गवर्नेंस मतलब प्रॉपर जो है ब्रॉड टर्म होता है गवर्नेंस, वो यही तो डिफाइन करता है कि एक्चुअल में गवर्न कैसे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो है टोटल सिलेबस है, टोटल 5 पॉइंट है जिसमें सिलेबस को डिफाइन कर दिया शॉर्ट में। लेकिन जब इसके अंदर जाओगे, जब इसका बेसिक्स में जाओगे कि एक्चुअल में जब डिकोड करोगे तो एक्चुअल में पता चलेगा कि किस तरीके से और कहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिए गए हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को क्या पढ़ना है, मेंशंस किए गए ना सेकेंड पॉइंट में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही मेंशंस किए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल से यहाँ पे अप्लाई करना कि सबसे पहले अपने को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग करना है। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने हैं, कैसे रूल्स रेगुलेशंस वहां पे लाए गए थे, मतलब हिस्ट्री के साथ लिंक करोगे इसको। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुए 1947 में, तब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम कैसे हुए पढ़ चुके इसको। जो है एम एन रॉय हो गया जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे डिमांड रखे गए थे, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेंडमेंट्स को पता करना है, सिग्निफिकेंट प्रोविंस क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इन सबको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन ध्यान रखना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग होता है उसको डिस्कस कर चुके हैं। मेंस को कवर करना है, मेंस को कैसे कवर करोगे, मेंस के ओरिएंटेशन ही कवर करना है अपने को। तो पहला सिलेबस समझ आ गया, इसका बुक लिस्ट में आगे बताता हूं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट हो गए, सब इसी के अंदर आते हैं। इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू दी फेडरल स्ट्रक्चर,
फेडरल स्ट्रक्चर, पहले तो ये पता होना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है प्लस पावर का डिवीजन है, उसी को यहाँ पे बोले जाते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। उसमें कैसा यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से पावर का डिवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या फाइनेंशियल अफ है लोकल लेवल और चैलेंजेस टेरेन में, इन सब चीज को यहाँ पे देखना है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड आते हैं और पावर से रिलेटेड आते हैं। जितना भी प्रॉब्लम देख लो, ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम देख लो स्पेशली फेडरल स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक तो पावर का चैलेंजेस आते हैं और सेकेंड जो है फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के, क्या क्या दोनों के बीच यहाँ पे चैलेंजेस हैं, उसको अपने को पता होना चाहिए। प्लस स्पेशली यहाँ पे बोले गए कि पावर लेवल में और फाइनेंस लेवल में इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसको अपने को पढ़ना है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस स्टेजेस, जितना भी यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, क्या क्या इसका जो है चैलेंजेस आते हैं। डिस्प्यूट जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से जो है यहाँ पे मैकेनिज्म है इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या क्या उसका चैलेंजेस है, क्या उसका एडवांटेजेस है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इन सब चीज के बारे में अपने को पता हो। इन सब चीज के बारे में पता रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी विद दैट ऑफ अदर कंट्री, मतलब जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्री के साथ अपने को रिलेट करना है, लिंक करना है। लेकिन एक इनसाइड दूं यहाँ पे, इनसाइड यहाँ पे यह है कि एक्चुअल में जब क्वेश्चंस को देखोगे ना, क्वेश्चंस को देखोगे तो ये समझ आएगा कि हर एक सिलेबस से, हर एक टॉपिक से इक्वल लेवल में क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे यूपीएससी। ये जब मैं जीएस पेपर 1 का जब सिलेबस को डिकोड कर रहा था उसमें भी मैं डिटेल के साथ इस चीज को मेंशन किया हूं कि एक्चुअल में हर एक सिलेबस से जो है 100% क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा वेटेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नो डाउट देखो सिलेबस को तो पूरा फिनिश करना है, लेकिन अगर कुछ सेक्शंस में जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेजेस कर लिया जाए तो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होंगे। होगा कि नहीं होगा, लॉजिकल सी बात है ना। तो वो इनसाइड मैं दूंगा, है ना, आगे मैं दूंगा उसका प्रॉपर मैं क्लास लूंगा जिसमें से सिलेबस का पूरा इनसाइड दूंगा कि एक्चुअल में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है इतना, चलो पार्लियामेंट। फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पहले तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, पार्लियामेंट का आर्टिकल्स हो गए, है ना। और ध्यान रखना प्रिपरेशन जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मर्ज करके किए जाते हैं, अलग अलग सेपरेट प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं करना है। तो इन सब का जो है स्ट्रक्चर क्या है ये पता होना चाहिए, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर ऑफ प्रिविलेजेस क्या है, और किस तरीके से जो है इस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इशू यहाँ पे अराइज होते हैं, किस तरीके से इशू यहाँ पे अराइज होते हैं, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तब जाके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तब जाके अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे बिल्ड होते हैं। तो अपने को एक टॉपिक दिया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके बीच में अपने को बस इन्हीं टॉपिक को बस प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। स्ट्रक्चर पता करना है, फंक्शनिंग पता करना है, कैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, पावर ऑफ प्रिविलेजेस हो गया, और इन सब से क्या एराइज हो रहा है इशू, किसके किससे, स्ट्रक्चर से क्या एराइज हो रहे हैं, फंक्शन से क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। तो इन सब का जो है अपने को चैलेंजेस पता होना चाहिए। उसके साथ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी हो गए तो इसमें स्ट्रक्चर कि कैसे उसका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। साथ ही साथ जितना भी मिनिस्ट्रीज हो गए, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन हो गए, और इन लोगों का क्या रोल है इन पॉलिटी में, ये चीज को अपने को प्रिपेयर करना है। आई होप सिलेबस समझ आया होगा। मैं टू दी पॉइंट यहाँ पे सिलेबस को लिखा हूँ, डायरेक्टली जो है कट पेस्ट किया हूँ जिस तरीके से जो है नोटिफिकेशन में रिलीज किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और क्या रोल जो है परफॉर्म करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी के रेस्पेक्ट में क्या रोल परफॉर्म करते हैं। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट आ गए, इसके बारे में कवर करना है ना। पीपल ऑफ एक्ट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गए। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अब देखो एक ही वर्ड यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट।
कौन से वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बहुत सारे यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत सारे अपॉइंट करते हैं, पीएम को अपॉइंट करते हैं। अब ये लग रहा होगा कि भाई पीएम तो इलेक्ट होके जाते हैं, उसको कैसे अपॉइंट कर दिए जाएंगे? अपॉइंट होता है, पॉलिटी एक बार देखना, उसको अपॉइंट किए जाते हैं, सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं जो जजेस होते हैं। तो जितना भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसका पावर अपने को पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रॉपर आर्टिकल्स पता होना चाहिए, किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये अपने को पता होना चाहिए। एक ही टर्म यहाँ पे हर एक पॉलिटी को डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे वेरियस बस लिखा हुआ है, वेरियस में बहुत सारे आते हैं। फिर जितना भी स्टेटरी हो गया, रेगुलेटरी हो गया, साथ ही साथ जितना भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इन सब चीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए, उसका फंक्शंस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, किस तरीके से उसको जो है रेगुलेट किए जाते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू उसको रेगुलेट करते हैं। तो इन सब चीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, जितना भी सेक्टर है, चाहे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर हो, तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने वहां पे पॉलिसी इंप्लीमेंट किए गए हैं, किस तरीके से इंटरवेंशन किए हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे इस पॉलिसी को लाने के बाद उस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या इशू वहां पे एराइज हो रहे हैं उसके डिजाइन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में। अगर स्कीम यहाँ पे लॉन्च किए तो क्या क्या उसका चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका जो है शॉर्ट कमिंग है, किस तरीके से उसको जो है वे फॉरवर्ड के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। तो ये सब चीज को जो है हमने को पता होना चाहिए, और इन्हीं सब चीज के बारे में तो पूछता है। सिलेबस प्रॉपर दिया हुआ है, सिलेबस को बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में किस लेवल में पढ़ना है अपने को। डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो गया, डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गए, डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन आते हैं, जैसे कि एनजीओ हो गए। अब ये एनजीओ के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है कि एनजीओ का क्या चैलेंजेस है, सोसाइटल स्टेटस कैसे, किस तरीके से चैलेंज फेस किए जा रहे हैं, उसका एडवांटेजेस कितने हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, और भी अदर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी ग्रुप है, एसोसिएशन है ना, डोनर हो गए, चैरिटीज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। अब इन सबका नाम नहीं रखना है, नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कोई एनजीओ हैं तो किस तरीके से यहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हैं, मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो ना, मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों का सिलेबस अलग है, हालांकि देखो कुछ सिलेबस यहाँ पे सेम है, तो जो सिलेबस सेम है उसको तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ोगे, लेकिन जिसका सिलेबस अलग है उसको तो अलग पढ़ना पड़ेगा, मेंस स्पेसिफिक पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर आएगा वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्कीम लाते हैं, है ना, किसी को अगर एडवांस में लेके जाना है, अपलिफ्टमेंट करना है, तो उसके लिए जो है स्कीम्स यहाँ पे लाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे लाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि उस जो स्कीम यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं उस स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करना है, परफॉर्मेंस अपने को पता होना चाहिए, किस मैकेनिज्म के थ्रू लाए गए हैं, क्या लॉ है उसका, इंस्टीट्यूशन कौन है, बॉडीज कौन है ना, फॉर द प्रोटेक्शन, उसके साथ बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। तो इन सब चीज के बारे में पता हो, वेलफेयर स्कीम के बारे में पता हो स्पेशली। फिर क्या क्या इशू आ रहे हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जैसे कि 2047 तक डेवलप नेशन बनना है, पूछ सकते हैं कि क्या क्या इशू यहाँ पे फेस किए जा रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है, जो मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, सोशल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर में स्पेशली यहाँ पे हेल्थ के बारे में किए हैं। अब देखो ये तो क्लियरली बता दिए भाई, ये तो क्लियरली बोले हैं कि हमें जो है सोशल सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर के बारे में पूछेंगे, लेकिन सर्विस सेक्टर भी तो बहुत सारे हैं, कौन सा सर्विस सेक्टर, हेल्थ के बारे में अपने को पता हो, हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन सा करंट अफेयर्स न्यूज में रहे इस हेल्थ से रिलेटेड, क्या डिसीज यहाँ पे आए हैं, है ना, एजुकेशन के रेस्पेक्ट में किस तरीके से एडवांस करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज के रेस्पेक्ट में कैसे एडवांसमेंट करना है। तो ये सब चीज को समझो, सिलेबस यहाँ पे प्रॉपर डिकोड किए गए हैं, सर्विस हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, जो हेल्थ रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, ह्यूमन डेवलप रिलेटेड हो गया, तो इसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं और उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, ये भी अपने को पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख के जा रहे हो या फिर एडवांटेजेस एडवांटेजेस देख के जा रहे हो, अगर चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशन भी बताओ, ठीक है। उसके साथ जो है सोशल जस्टिस का अगर बात करोगे तो जितना भी पोवर्टी हो गए, हंगर हो गए, इसमें क्या इशू आ रहे हैं,
अब इसमें तो इशू के बारे में बस लिखे हैं, लेकिन अगर इसका क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन भी दोगे, इशू इशू बस थोड़ा ना लिख के जाएंगे, है ना। इसके बाद है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, यहां से गवर्नेंस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस हो गया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस हो गए, है ना, उसका क्या एप्लीकेशन है, ई गवर्नेंस का मॉडल क्या है, सक्सेसेस हो गया, लिमिटेशन हो गया, पोटेंशियल कितने हैं, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है, स्पेशली ई गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ई गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में स्पेशली अपने को क्या क्या उसका एप्लीकेशन रहे हैं, क्या मॉडल है, क्या सक्सेस लिमिटेशन रहे हैं, पोटेंशियल क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ सिटीजन चार्टर को पढ़ोगे, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजरमेंट, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का बात किए गए हैं। उसके बाद देखो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज का किस तरीके से डेमोक्रेसी में रोल प्ले यहाँ पे होता है, क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आओगे तो इंडिया और उसका नेबर के साथ कैसा रिलेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री पता होना चाहिए। हिस्ट्री के साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपने को रिलेशन स्पेसिफिक पता होना चाहिए, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं, डिफेंस के रेस्पेक्ट में कितना चैलेंजेस आ रहे हैं, वाटर डिस्प्यूट है ना, लैंड बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो इन सब चीज के बारे में अपने को एक्चुअल में पता होना चाहिए। फिर बाइलेटरल हो गया, रीजनल हो गए, है ना, ग्लोबल ग्रुप जितना भी हो रहा है, जैसे कि G20 हो गए, G7 हो गए, HCO हो गए, ठीक है ना, HCO हो गए, उसी के साथ आसियान नेशन हो गए, तो जितना भी ग्रुप है वो पूरा ग्लोबल ग्रुप का जो है, और साथ ही साथ जो है क्या बोल सकते हो कि रिलेशन कैसा है इंडिया का, कौन कौन से एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं जिसमें से इंडिया इन्वॉल्वमेंट है, और किस तरीके से इंडिया को उसके द्वारा अफेक्ट किए जा रहे हैं, इंडियन इंटरेस्ट को अफेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक है यहाँ पे जिसको अपने को कवर करना है। साथ ही साथ जितना भी पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं तो किस तरीके से अफेक्ट किए जा रहे हैं, पॉलिसीज ऑफ डेवलप हो गया, डेवलपिंग कंट्री ऑफ इंडियन स्टेट हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया, इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन पीपल जो है अदर देश में रहते हैं उसको डायस्पोरा बोलते हैं, तो किस तरीके से जो है इन सबको अफेक्ट किए जा रहे हैं, पॉलिसी कैसे जो है इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज के बारे में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए जितना भी है, जैसे कि नेशनल लेवल हो गए, इंटरनेशनल लेवल हो गए, एजेंसीज हो गए, एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, कुछ मैंडेट के बारे में बताए हैं। तो ये प्रॉपर अगर देखोगे ना तो ये सिलेबस दिया हुआ है। अब ये सिलेबस को कहाँ से प्रिपेयर करना है तो आगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आई होप ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। अब सिलेबस क्लैरिटी आया होगा, है ना, क्लैरिटी अब तो यहाँ पे आ गया होगा कि कैसे अपने को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बात ये सिलेबस देखो कि अपने को पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्योंकि 5 सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जो पॉलिटी है तो पॉलिटी में सबसे पहले ध्यान रखो कि फाउंडेशन बिल्ड करो, जितना भी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करोगे उसके लिए सबसे पहले मस्ट है कि पहले तो फाउंडेशन बिल्ड करो। अगर फाउंडेशन बिल्ड हो गया तो फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद सीधा जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक में आओगे। स्टैंडर्ड बुक में अगर मैं पॉलिटी का स्पेशली अगर बात करूं तो पॉलिटी के लिए जो 11th का बुक है उसको तो कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करोगे ही करोगे। उसके बाद जो है एम लक्ष्मीकांत यहाँ पे प्रिपेयर करना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कुछ सेक्शन, लेकिन एम लक्ष्मीकांत स्पेशली जिस तरीके से अभी डिमांड हो रहा है ना यूपीएससी का, उसके हिसाब से उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, ध्यान रखना। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सप्लीमेंट कर सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो, वो है डीडी बासु का, डीडी बासु करके जो है बुक आते हैं, इस बुक को थोड़ा सा यहाँ पे सप्लीमेंट कर सकते हो, वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा स्पेशली पॉलिटी के सेक्शंस के लिए। अगर ओनली प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पॉलिटी यहाँ पे ठीक है, एम लक्ष्मीकांत तक ठीक है, लेकिन अगर मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो थोड़ा सा सप्लीमेंट करने के लिए अपने को डीडी बासु बुक की जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना ये जो जीएस पेपर 2 है ना, तो जीएस पेपर 2 में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही वैसा है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, तो इसमें जितना भी अभी कवर करेंगे सब में एक साथ करंट अफेयर्स को एमलगमेशन कर लेना, करंट अफेयर्स यहाँ पे करना जरूरी हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर सेकेंड बात करते हैं वो है सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस हो गया, सोशल जस्टिस के साथ जो गवर्नेंस है
तो गवर्नेंस को भी एमलगमेशन करते हैं। तो ये जो सोशल जस्टिस और एमलगमेशन है, इसके लिए अपने को सबसे ज्यादा जो स्टिक रहना है वो है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में स्टिक रहना है, और ये हो सके तो अगर जो सिलेबस दिया है तो सिलेबस का अगर अपने पास नोट्स होगा तो वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट है। अब इसमें प्रॉपर कोई ऐसा तो नहीं है, कोई बुक्स नहीं है जिसको पढ़ लो तो हो जाएगा। अगर कोचिंग ज्वाइन किए होंगे तो कोचिंग का जो क्लास नोट्स हैं उस क्लास नोट्स को यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, अगर कोचिंग ज्वाइन किए होंगे तो क्लास नोट्स को प्रिफर कर सकते हो। बहुत सारे क्लासेस भी यूट्यूब में अवेलेबल है, तो उस यूट्यूब में भी यहाँ पे स्टिक हो सकते हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछे जाते हैं। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लो कि जो सिलेबस है ना, तो सिलेबस के रेस्पेक्ट में अपने पास जो है कुछ नोट्स अवेलेबल हो, नोट्स अवेलेबल हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर अपने पास नोट्स होगा तो उसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो अपने पास थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स होना चाहिए। बाकी इस नोट्स को एमलगमेशन कर सकते हो, वो है करंट अफेयर्स के साथ। तो करंट अफेयर्स हो गया, और करंट अफेयर्स के साथ ही साथ इन नोट्स को यहाँ पे मर्ज करना। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इंटरनेशनल रिलेशन का, आईआर का। इंटरनेशनल रिलेशन में मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले अपना जो क्लास नोट्स है उस क्लास नोट्स को रिफर कर सकते हो, अगर कोचिंग ज्वाइन किए होंगे तो। अगर नहीं किए होंगे तो अपना खुद का एक नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इस नोट्स में जो स्टैटिक पोर्शन रहेंगे उस स्टैटिक पोर्शंस को तो एटलीस्ट कवर कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% पूरा करंट अफेयर्स को ही दे देंगे, नहीं। 100% करंट अफेयर्स को नहीं देंगे, वो स्टैटिक पोर्शन को मर्ज करके और करंट अफेयर्स को मर्ज करके, दोनों को, करंट और स्टैटिक दोनों को मर्ज करके यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो मेक श्योर करना कि जो सिलेबस है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास करंट अफेयर्स हो, सॉरी, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास नोट्स हो, स्पेशली स्टैटिक पोर्शन का। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे ना, बहुत हद तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस के साथ उसको डिकोड भी किए, डिकोड करने के साथ बुक लिस्ट भी यहाँ पे फॉलो किए हैं, हर एक चीज समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जीएस पेपर 3 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।